हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था, ये जाना था कि कब हम किसी फंक्शन को उसके डोमेन में या किसी बिंदु पर संतत कहते हैं। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि कंटिन्यूटी में और आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि किसी भी फलन का का बाएं एवं दाएं तरफ से संतता या सांतत्य या संतत, ठीक है। दाएं और बाएं का मतलब क्या होगा कि देखिए कि अगर कोई भी फलन जो होता है एफ एक्स बराबर ए पर, ठीक है, ये जो मैं लिया किसी फलन का बाएं एवं दाएं तरफ संतत है किसी बिंदु पर, ठीक है। तो किसी फलन का किसी बिंदु पर बाएं एवं दाएं तरफ से संतत। तो फलन एफ एक्स बराबर ए पर बाएं तरफ से संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए होता है। मतलब कि बाएं तरफ से सीमा का मान जो होगा उसका अस्तित्व होगा और वो a पर फंक्शन के मान के बराबर होगा, फलन के मान के बराबर होगा, तो बाएं तरफ से संतत कहलाता है। दूसरा आएगा आपका एफ एक्स बराबर ए पर दाएं तरफ से संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें आ जाएगा कि जब एफ एक्स बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से संतत है तो x बराबर a पर एफ एक्स संतत होगा। मतलब कि जो इसका हम लोग परिभाषा कंटिन्यूटी का पढ़े हैं लोग कि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत कब कहलाता है, जब एल एच लिमिट, आई एच लिमिट और फलन का मान एफ ए तीनों बराबर हो जाता है, तब जाके हम कहते हैं कि फलन एक्स बराबर ए पे संतत है। उसी चीज को ये थोड़ा सा अलग करके लिखा है कि बाएं तरफ से संतत कब कहलाता है, दाएं तरफ से संतत कब कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी फलन का किसी अंतराल में संतत क्या होता है। किसी अंतराल में संततता यानी कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल क्या होता है। कोई फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में संतत कहलाता है। देखिए ये होता क्या है, एक नंबर में एफ एक्स बराबर ए पर दाएं तरफ से संतत हो अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए हो, ठीक है। यानी दाएं तरफ से फलन संतत होगा तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए हो। दूसरा एफ एक्स बराबर b पर बाएं तरफ से संतत हो अर्थात लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी हो
मतलब कि x बराबर a पर दाएं तरफ से संतत है और x बराबर b पर बाएं तरफ से संतत है, तो क्या होगा कि fx अंतराल AB में दोनों तरफ से संतत होगा, दोनों तरफ से संतत होगा तथा इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। अब यहाँ ये समझना है कि कोई भी फलन के लिए अगर ये अंतराल दिया हुआ है तो अगर वो a पर संतत हो, b पर संतत हो, तो दोनों तरफ से संतत होगा, और जब वो दोनों तरफ से संतत होगा तो हम कहेंगे कि ये अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, और इसी को हम लोग बोलते हैं किसी फलन का किसी अंतराल में संततता। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं संततता पर कुछ प्रमेय, कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। चलिए, 1 नंबर हम लोग देखते हैं। यदि f और g दो वास्तविक फलन हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ f और g दो फलन है और दोनों के दोनों वास्तविक है। इसको f ऑफ x और g ऑफ x भी लिखा जाएगा, उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है। यदि f और g दो वास्तविक फलन हो तथा x बराबर a पर संतत हो तो देखिए क्या होगा। मतलब कि अगर दे दिया गया कि यदि f और g दो वास्तविक फलन हैं तथा x बराबर a पर ये संतत हैं, तो देखिए होता क्या है कि दोनों का योगफल भी संतत होगा, मतलब दो संतत फलनों का योगफल संतत होगा। तो लिखेंगे f प्लस g x बराबर a पर संतत होगा, अर्थात संतत फलनों का योगफल संतत होता है। इसी तरह से f माइनस g x बराबर a पर संतत होगा, अर्थात संतत फलनों का अंतर संतत होता है। इसी तरह तीसरा आ जाएगा हमारा f इंटू जी x बराबर a पर संतत होगा, अर्थात संतत फलनों का गुणनफल संतत होता है। क्लियर हो रहा है। चौथा हमारा आ जाएगा f बटा g x बराबर a पर संतत होगा। ठीक है, अब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। f बटा g x बराबर a पर संतत होगा, लेकिन वहां याद रखना पड़ेगा कि gx का जो मान होगा, जो इसका हर होगा, वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, संतत होगा अर्थात संतत फलनों का भागफल संतत होता है बशर्ते मतलब शर्त ये है, बशर्ते उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। इस थ्योरम से हमें ये पता चला कि अगर दो फलन दिए गए हैं और दोनों संतत हैं, तो दो संतत फलनों का योगफल संतत होता है, दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है, दो फलनों का गुणनफल संतत होता है। कब? दोनों जब ऑलरेडी पहले संतत हो, यानी दो संतत फलनों का योगफल संतत, दो संतत फलनों का अंतर संतत, दो संतत फलनों का गुणनफल संतत होता है।
दो संतत फलनों का भागफल भी संतत होता है, लेकिन शर्त यह होगा कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वह 0 नहीं होना चाहिए। ये पहला था। अब अगला थ्योरम, दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा थ्योरम क्या है, यहां कह रहा है कि यदि f और g दो वास्तविक फलन हैं तथा इनके प्रांत क्रमशः d1 और d2 है। ठीक है, हम बात कभी भी संततता की करते हैं तो उसके प्रांत में ही करते हैं। तो फलन f का प्रांत d1 और फलन g का प्रांत d2 है, एवं d बराबर d1 इंटरसेक्शन d2 है। मतलब जो d आएगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 आएगा। तो क्या होगा, देखिए, f प्लस g प्रांत d में संतत होगा, प्रांत d में संतत होगा। इसके पहले वाला थ्योरम मैंने जो बोला था, उस थ्योरम में यह दिखाया गया था कि f और g ऑलरेडी संतत फलन है किसी बिंदु पर, लेकिन यहां क्या बोला है कि इसकी संततता को नहीं दर्शाया गया है, बल्कि केवल ये दे दिया गया है कि f और g दो वास्तविक फलन है और उनके प्रांत क्रमशः d1 और d2 है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम d निकाल लेते हैं तो इन दोनों का योगफल संतत होगा किस में, प्रांत d में। ठीक है, इसी तरह से आपका f माइनस g प्रांत d में संतत होगा, f इंटू g प्रांत d में संतत होगा, और चौथा f बाई g जब यहां लेंगे हम तो इस कंडीशन में हमको प्रांत d नहीं, क्योंकि d डैश लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले को 0 नहीं करना है। तो d डैश, अब ये क्या हो जाएगा, d माइनस x सच दैट g ऑफ x 0। मतलब कि x के उस मान, x के जिस मान पर gx 0 आएगा, उस मान को d में से घटा देंगे, समझे ना। तो ये वाला मान वहां से हट जाएगा तो d डैश बचेगा। तो f बाई g भी संतत होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, जो प्रांत d में एक मान 0 कर रहा था gx को, नीचे वाले को, उसको वहां से उसको हटा दिया जाएगा। तो ये प्रांत d डैश में क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब यहां से एक और चीज हम ले लेते हैं कि एक और चीज नहीं बल्कि और हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बातें जो है उसमें, परिमेय फलन जितने होते हैं वो सबके सब संतत होते हैं। परिमेय फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ लिख दें 3 नंबर दे करके कि परिमेय फलन संतत होते हैं, अपने अपने प्रांत में वो क्या होगा कि संतत होगा। तो परिमेय फलन का मतलब हुआ कि f ऑफ x बाई जी ऑफ x, मतलब कि दो फलनों का जो अनुपात होता है, जब दो फलन p बाई क्यू के रूप में होते हैं तो वो परिमेय फलन कहलाते हैं। नीचे वाला जहां g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये परिमेय फलन कहलाते हैं। तो यानी कि इसको याद रखिएगा कि परिमेय फलन संतत फलन होते हैं। तो अगर ये f ऑफ x बाई जी ऑफ x संतत होगा, बाई चांस ऊपर वाले का मान एक कांस्टेंट ले लेते हैं, k ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान, तो यहाँ से हम ये अगर परिमेय है हमारा, अगर प्रमेय मानते हैं, थ्योरम मानते हैं, तो एक क्रोलरी आ जाता है, ऊपर में आता है कि अगर fx का मान कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस स्थिति में भी ये संतत होगा। यदि fx बराबर k हो जाए, k हो तो k बाई fx भी संतत होगा जहां k अचर है। ठीक है, यानी k कांस्टेंट है। क्लियर यहां से हुआ कि ये आपका परिमेय फलन भी संतत होता है। आगे देखिए जरा सा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर पहले देखते हैं जरा सा, इससे पहले संयुक्त फलन आप लोगों को मैं बता दूं। संयुक्त फलन क्या होता है, फलन अगर दो फलन, एक fx और एक gx दिया हुआ है, ठीक है, fx और gx दिया हुआ है, इस कंडीशन में अगर मान लिया जाए
कि यहाँ मैंने 3 बनाया, ए, बी और सी, और ए से बी में अगर एक फलन जी को दर्शाया जा रहा है, बी से सी में एक फलन एफ को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ एक अन्य फलन ए से सी में फॉग परिभाषित होता है। मतलब कि अगर ए से बी में एक फलन जी ऑफ एक्स है, बी से सी में एक फलन एफ ऑफ एक्स है, तो ए से सी में एक फलन फॉग ऑफ एक्स परिभाषित होता है। ठीक है, ए से बी में अगर जी एक्स है, बी से सी में अगर एफ एक्स है, तो ए से सी में फॉग ऑफ एक्स परिभाषित होगा। अब फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, यहां देख लीजिए, ए से बी में अगर ये फलन जो भी दिया हुआ है जी एक्स दिया है, तो इसको हम फलन को तो हम हमेशा क्रमिक युग में लिखते हैं ना जी। इसको लिखते हैं हम, मान लीजिए ए पर बी, हम यहाँ लिख सकते थे सी पर डी, यानी पहला घटक इसमें क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है, दूसरा सेम आ सकता है। ठीक है, ये फलन की परिभाषा हम लोग 11वीं में देखे थे लोग। अगर यहाँ कुछ भी हम इसमें मान रखते हैं ए का, तो ये जी एक्स का प्रांत कहलाएगा, जी एक्स का डोमेन कहलाएगा। और जो यहाँ बी का मान आएगा हमारा, कुछ भी अगर बी का मान आएगा, तो वो जी एक्स का परिसर कहलाएगा, जी एक्स का रेंज कहलाएगा। लेकिन वो रेंज एफ एक्स के लिए प्रांत हो जाएगा, वो एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ जो आएगा वो एफ एक्स का परिसर होगा। उस कंडीशन में ये ए फॉग का प्रांत, इसमें जो रहेगा फॉग का प्रांत, और यहाँ जो सी आएगा वो आपका हो जाएगा फॉग का परिसर। इस कंडीशन में ये एफ एक्स जो होगा वो ए से सी में एक फलन होगा। ठीक है, सॉरी एफ एक्स नहीं, फॉग ऑफ एक्स ए से सी में फलन होगा। इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको समझेंगे कैसे, कि अगर दो फलन जी एक्स और एफ एक्स दिया गया है, तो जी एक्स का जो परिसर होगा वह एफ एक्स के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। जी एक्स का जो परिसर होगा एफ एक्स के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। अगर फलन जी एक्स का परिसर फलन एफ एक्स के प्रांत का उपसमुच्चय है, तो उस कंडीशन में संयुक्त फलन फॉग ऑफ एक्स परिभाषित होगा। और वहां पर ये जो ए है वो आपका ये जी एक्स का जो प्रांत था वो फॉग ऑफ एक्स का प्रांत हो जाएगा, और एफ एक्स का जो परिसर था वो फॉग ऑफ एक्स का परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त फलन है। अब संयुक्त फलन में होता क्या है कि अगर यहां पर जो तीसरा थ्योरम हम लोगों का होगा, अगर एफ एक्स, यहां ये ऐसे कर देते हैं, अगर जी एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, समझिएगा, जी एक्स बराबर ए पर संतत है, एफ एक्स एक्स बराबर जी ऑफ ए पर संतत है, तो उस कंडीशन में फॉग ऑफ एक्स बराबर ए पर संतत होगा। फॉग ऑफ एक्स बराबर ए पर संतत होगा। ये मैंने बताया कि फॉग पहले परिभाषित, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे लोग तो उसमें ही हम लोग को पढ़ना है, हम लोग उसमें इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ जरूरत था कि फॉग ऑफ एक्स होता क्या है, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर जी एक्स बराबर ए पर संतत है, एफ एक्स बराबर जी ऑफ ए पर संतत है, तो फॉग ऑफ एक्स बराबर ए पर संतत होगा। एक आपका यहां से ये हो गया क्लियर, एक ये इसका आ गया। इसी का चौथा रूप एक आ जाता है कि अगर मान लिया कि जी एक्स भी संतत है, ठीक है, एफ एक्स भी संतत है, तो फॉग ऑफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। मतलब कि दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, दो संतत फलनों का संयुक्त फलन संतत फलन होता है। और ये फॉग ऑफ एक्स होता क्या है जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसके बराबर ये आ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखिए 1 नंबर में बहुपद फलन संतत होता है। कहीं भी किसी भी बिंदु पर कोई भी बहुपद फलन हो, कोई भी बहुपद हो, वह संतत होता है। x² + 2 x + 5, ठीक है, यानी जो बहुपद का रूप होगा वो हमेशा संतत होता है। ठीक है,
अचर फलन, पहले बता चुके हैं, अचर फलन संतत होता है, कहीं भी अचर फलन मतलब 10, 20, 30 ये सब संतत होता है। अब यहां देखिए तीसरा में हम क्या लिखते हैं, मापांक फलन। मापांक फलन मतलब समझ लिए मोड एक्स का रूप जो होता है, ठीक है। चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन, इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जो e के पावर x के रूप का होता है ये, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय पता है आपको क्या होता है, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब। फिर आ जाइए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो इनवर्स के रूप में होता है वो। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय मतलब जो लॉग के रूप में होता है, लघुगणकीय फलन यानी कि log x वाला जो रूप होता है फलन, अपने 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 प्रांत में संतत होते हैं, अपने अपने प्रांत में संतत होते हैं। जितना भी मैंने लिखा हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। बहुपद फलन संतत होता है, अचर फलन संतत होता है, मापांक फलन यानी मोड एक्स के रूप का फंक्शन, चर घातांकीय फलन यानी जो e के पावर x के रूप में रहेगा, त्रिकोणमितीय फलन 6 जो है आपका sin x cos x tan x, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो इसी से इनवर्स के रूप में बना है वो सब, लघुगणकीय फलन यानी कि log x, ये सब अपने अपने प्रांत में अपने अपने डोमेन में संतत होते हैं और इसे हम लोग याद रखना है। अब आज क्लास का एक लास्ट पॉइंट है कि किन किन बिंदुओं पर किसी भी फलन की असंततता की जांच हम कर सकते हैं, किस किस बिंदु पर या कब कोई फलन डिसकंटिन्यूटी होता है, असंतत होता है, आगे उसको देखेंगे। असंततता या असंतत के बिंदु, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कोई फलन कब असंतत होता है। तो 3 पॉइंट इसके होते हैं। पहला, लिमिट x टेंड्स टू, अगर मान लेते हैं कोई फलन हमारा fx दिया है, ठीक है, fx है और x बराबर a पर हमको अगर ये देखना है कि असंतत है कि नहीं, अगर पॉइंट हम ज्ञात करते हैं तो कब कब हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब fx के बिंदु a पर सीमा का मान का अस्तित्व नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, समझ, मतलब कि जो मान हम निकालेंगे ना वो आएगा ही नहीं, इसका LHS लिमिट कुछ और हो जाएगा, RS लिमिट कुछ और हो जाएगा, वो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये होगा कि fa जो होगा, मतलब जो फलन fx है a पर उसका मान परिभाषित नहीं होगा, ऐसा मान आएगा जो अपरिभाषित हो जाए, ठीक। तीसरा, अगर सीमा का अस्तित्व हो भी जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यानी LH लिमिट और RS लिमिट बराबर हो जाए, FA भी परिभाषित हो जाए, लेकिन इसका मान कुछ और इसका मान कुछ और आ जाए, दोनों बराबर नहीं आए, मतलब दोनों इसका ये एग्जिस्ट कर रहा हो, ये परिभाषित हो, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट इक्वल टू fa, तो इन 3 कंडीशंस में कोई भी फलन असंतत होता है, ठीक है। तो ये आज तक हमारा रहा जो कंटिन्यूटी का जो थ्योरी था, एक लेक्चर पिछले क्लास में हुआ था और एक आज है, और इन सभी को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये इसका यूज हो सकता है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव क्लास हमें आगे पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जो जाएंगे उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब कंटिन्यूटी जो NCERT बुक है एक्सरसाइज 5.1 उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।